कीड़ों से कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपकी इम्यूनिटी ठीक है, कीड़े आपको कोई असर नहीं डालेंगे। कोरोना के कीड़े देख लिए ना आपने। डायरेक्ट पीते थे ना बचपन में, थन से पीते थे ना डायरेक्ट। तो वो दूध यदि आपको मिलता है तो आप ले, लेकिन दूध के साथ फिर आपको और कुछ नहीं लेना है, क्योंकि दूध पूर्ण आहार है। ये नहीं है कि दूध के साथ रोटी खा ली, खाना खा लिया, फिर हाँ उस पर पूरा लेक्चर देंगे। वो पूर्ण आहार है दूध, यदि आपको दूध लेना है। तो अभी जो हमने कल बात की, कुछ याद है आप लोगों को, या याद कराएं, रिवाइज कराएं? जैसे हमने स्वास्थ्य की बात की, स्वास्थ्य के 9 लक्षण की बात की, कौन कौन से लक्षण होते हैं। शायद कुछ लोगों को याद हो कि शरीर में एक समान गर्माहट होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, कार्य करने में रुचि होनी चाहिए, शरीर के सारे अंग ठीक प्रकार से कार्य करने चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए, तेज भूख लगनी चाहिए। यदि ये सब है तो हम स्वस्थ हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि रोग क्या है। जो भी हमारे मल हैं उनको निकालने के लिए जब जीवन शक्ति काम करती है तो उसको रोग कहते हैं। और वो रोग प्रकट रूप में होता है जब, तो उसको तीव्र रोग कहते हैं। 3 रोग हमने कल बताए थे। तीव्र रोग जब जीवन शक्ति उसको निकालती है रोग को, जैसे उल्टी हो गया, दस्त हो गया, कुछ लोगों को यहाँ भी दस्त लगे हैं, तो वो जीवन शक्ति काम कर रही है, उसको रोग को निकालना चाहती है। जैसे आपने सिस्टम में चेंज किया, अपने में खाने पीने में चेंज किया, तो जीवन शक्ति काम करेगी। यदि अंदर वो स्ट्रांग है तो आपको रोग को निकालेगी बाहर, तो रोग प्रकट होगा। तो ये प्रकट रोग हो गया जो तीव्र रोग होते हैं। उसके बाद मंद रोग, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि यदि आप उस तीव्र रोग को दवाई खा के दबाते रहेंगे तो वो मंद रोग हो जाएगा, फिर आपको दूसरी समस्याएं होंगी और दवाई आपको फिर जिंदगी भर खानी पड़ेगी। उसके बाद वो मारक रोग में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमने कल बात की। कल हमने बात की कि जो जीवन शक्ति है उसको वो व्यय कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ खर्च होती है। हमने बात की कि पाचन में जीवन शक्ति हमारी खर्च होती है। जो भी हम खाते हैं, सांस लेते हैं, उसमें भी जीवन शक्ति लग रही है। जो हम निष्कासन कर रहे हैं उसमें जीवन शक्ति लग रही है। उसके बाद जो दैनिक कार्य हम कर रहे हैं उसमें आपकी जीवन शक्ति लग रही है। काम वासना को तृप्त करने में भी जीवन शक्ति काफ़ी लगती है। इन चीज़ों का यदि हम ध्यान करें तो हम जीवन शक्ति को बचा सकते हैं। उसके बाद हमने कल बात की स्वास्थ्य नाशक आदतें कौन कौन सी होती हैं। यदि हम गलत खाना खा रहे हैं, जो खाना हमको नहीं खाना है वो हम खा रहे हैं। हमको क्या खाना है? जो प्रकृति ने हमको दिया है। प्रकृति ने हमको क्या दिया है? हमको प्रकृति ने फल दिए हैं, सब्जियां दी हैं, जो डायरेक्ट प्रकृति ने हमको दी हैं, जिसमें सारे तत्व मौजूद हैं। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं, वो गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। कल किसी ने बात की थी यहाँ पे कि मिलेट्स के बारे में कोई जानना चाह रहे थे। तो गेहूँ जो है और चावल, ये निगेटिव फूड कहे जाते हैं। और जो आपके श्रीधान्या मिलेट्स, जो डॉक्टर खादरवल्ली एक हैं, जो जिनको 26 साल का एक्सपीरियंस है, अमेरिका रिटर्न है वो, उन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया आके, और 5 तरह के अनाज उन्होंने खोजे जिनमें सबसे ज़्यादा फाइबर है और जो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वो हैं, उनके 5 नाम मैं आपको बताता हूँ। फॉक्सटेल, जिसको कंगनी कहते हैं। एक है बार्मयार्ड, जिसको सांबा कहते हैं। कोदो कहते हैं। फिर लिटिल मिलेट, कुटकी कहते हैं। और ब्राउन टॉप, ये मुराद इसको कहते हैं। ये 5 तरह के श्रीधान्या मिलेट्स हैं। रागी इसमें नहीं आता? नहीं, रागी मैं आपको बताऊंगा। ये श्रीधान्या में रागी नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास मिलेट्स हैं। हमारे पास और दूसरे मिलेट्स कौन से हैं? रागी है, चना है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये भी सारे मिलेट्स हैं। लेकिन गेहूं और चावल मिलेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर है ही नहीं। यदि मैं आपको फाइबर के डिटेल दूं, यहाँ पे मेरे पास हैं, तो गेहूं में 1.2 और चावल में 0.2 फाइबर है, जबकि फॉक्सटेल में 8, बार्मयार्ड में 10,
कोदो में 9, लिटिल में 9.5, ब्राउन टॉप में 12.5, इतना फाइबर है। और जो हमारे दूसरे जैसे रागी है, दूसरे आपने मिलेट्स की बात की, तो रागी में 3.6 है, चना में 2.2 है, बाजरा में 1.2 है, ज्वार में 1.3 है, मक्का में 2.7 है। माने गेहूं और चावल से तो ये भी बेटर है। गेहूं और चावल तो एकदम ही निगेटिव है, उसको खाने से हमको नुकसान ही होगा, फायदा कोई नहीं होता। फिर भी हम गेहूं और चावल खाए जा रहे हैं। और गेहूं तो अभी 80-90 साल पहले यहाँ पे आया है। पहले तो गेहूं खाते नहीं थे लोग, पहले यही सब खाते थे जो हमारे मिलेट्स हैं, रागी, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब खाते थे पहले ये। और जो श्रीधान्या मिलेट्स हैं, ये भी पहाड़ों में ये खाए जाते थे, अभी भी खाए जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट खाना ये है। तो अभी जैसे कल डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए। एसिडिक फूड कौन से हैं? गेहूं और चावल। मैं आपको बताता हूँ एसिडिक फूड कौन कौन से हैं। चोकर रहित आटा यदि हम खाते हैं, एसिडिक है वो। यदि हम सफ़ेद चीनी खाते हैं, वो भी एसिडिक है। तेल घी खाते हैं, मशीन का कुटा हुआ चावल खाते हैं, मधु माने शहद अधिक मात्रा में खाते हैं, थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। ब्राउन शुगर भी आप, ये निगेटिव ही है। हम वो आप ब्राउन शुगर को और सफ़ेद चीनी को ज़्यादा इसमें डिफरेंस ना करें। गुड़ इसमें नहीं है अभी, गुड़ आप खा सकते हैं, गुड़ के बारे में बताएंगे, लेकिन चीनी तो बिल्कुल नहीं खानी है आप। मिठाइयाँ निगेटिव फूड है, एसिडिक है। वनस्पति घी तो बहुत ही खराब है। दही और लस्सी ये भी एसिडिक है, क्योंकि दूध से बना हुआ है और दूध प्योर नहीं है। तो जब आप इम्प्योर चीज़ से कोई चीज़ बना रहे हैं तो इम्प्योर ही बनेगी वो। वैसे लस्सी के लिए कहा जाता है कि लस्सी हम ले सकते हैं, लेकिन यदि अच्छे दूध की आप लस्सी ले रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जो दूध हमको आजकल मिल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। छिलके दाल जो है निगेटिव फूड है। बासी दूध और मांस, मछली, अंडे, ये सब जो है एसिडिक फूड है। और जो अल्कलाइन फूड है वो क्या है? पत्तेदार सब्जियां, साग वाली सब्जियां, हरी सब्जियां, गाजर, मूली जैसी जड़ वाली सब्जियां, ये सब क्या है? ये हमारे सारे पॉजिटिव फूड हैं जो हमको खाने चाहिए। अभी ये थ्योरी ये कहती है कि कम से कम आप 70% तो ये खाओ, ठीक है, आप 30% में अपना चीटिंग कर लो। आप रोटी खा लो, चावल खा लो या मिलेट्स खा लो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन 70% में तो आप इसमें यदि रहोगे तो आप बीमार नहीं होगे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। और यदि कोई बीमारी भी है वो भी धीरे धीरे निकल जाएगी। जो त्याज्य पदार्थ बताए उन्होंने, जो परिष्कृत खाद्य पदार्थ हैं, जैसे जो भी चीज़ हम फैक्ट्री में बनी हुई खाते हैं, डिब्बा बंद है, पैकेट में है, वो तो खानी नहीं है हमको। उसमें तो उसको प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, केमिकल डले हुए हैं उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, लेकिन वो जब बॉडी में जाएंगे तो सारा नुकसान ही नुकसान करेंगे, फ़ायदा कोई नहीं करेंगे। तो जितनी भी डिब्बा बंद चीज़ें हैं, पैकेट बंद चीज़ें हैं, वो हमको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जो आदर्श मिलान है खाने का जो उन्होंने बताया है वो ये है, सलाद और अनाज आप एक साथ खा सकते हैं। पहले सलाद खा लीजिए, फिर अनाज खा लीजिए यदि आपको अनाज खाना है तो, लेकिन अनाज के बाद सलाद मत खाइए, अनाज के साथ सलाद मत खाइए। पहले आप सलाद खा लीजिए, उसके बाद अनाज खा लीजिए। उसका कारण ये है कि सलाद जो है वो उसके साथ यदि मिक्स कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कम हो जाएंगी। सब्जी और अनाज आप ले लीजिए, सब्जी और दाल ले लीजिए, सलाद वो अंकुरित दाल ले लीजिए एक साथ। वैसे दाल के लिए बनाई है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ कि यदि जैसे आप 70% पॉजिटिव में जा रहे हैं
और 30% में आपको रहना है तो आप ऐसे रह सकते हैं। सलाद और घिसा हुआ नारियल खाइए आप, सलाद बना के उसमें नारियल क्रश करके उसमें डाल के मिक्स करके खाइए, आपको इतना टेस्टी लगेगा कि आपको और कुछ खाने को मन नहीं करेगा। संयुक्त चपाती आप खा सकते हैं, संयुक्त चपाती आपको यहाँ पे खिलाई जा रही हैं। वो संयुक्त चपाती बनती है जैसे आपके सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, खीरा है, टमाटर है और आपका चुकंदर है, ये मिला के आटे में मिक्स करके फिर चपाती बनाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कम से कम 50 नहीं तो 30% सब्जी तो रोटी के साथ आपके अंदर जा रही है, अनाज की मात्रा कम हो रही है। सब्जी और दाल की खिचड़ी आप खा सकते हैं। अनुचित मिलान क्या है? अनुचित मिलान है रोटी और दाल जो हम खाते हैं और 2 अनाज खा लिया आपने। वैसे सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये कहा जाता है, लेकिन ये अनुचित मिलान है इस शास्त्र के हिसाब से। चावल और दाल भी अनुचित मिलान है, चावल दाल खूब खाए जाते हैं लेकिन अनुचित मिलान है। 2 या 3 प्रकार के अनाज यदि आप मिक्स करके खा रहे हैं तो वो भी ये शास्त्र कहता है कि अनुचित मिलान है। जो इस शास्त्र में कहा गया मैं वो बता रहा हूँ आप। अनाज के साथ आप गुड़ और चीनी जो खाते हैं वो सबसे गलत है। मीठा नहीं खाना चाहिए अनाज के साथ कभी भी। मीठा आप पहले खा लो यदि कुछ खाना है तो। खीर, पूरी, पराठा, तो ये मैंने आपको बताया कि ये किस तरह के अनाज हमको खाने चाहिए और मिलेट्स क्या होता है, क्योंकि मिलेट्स के ऊपर कल एक सवाल था। ये जो 5 मिलेट्स जो आपने पहले बताए, जी, इसका आटा, इसकी रोटी बनाई जा सकती है? रागी की जो बनती है मालूम है। इसकी रोटी बनाने का सिस्टम बताया उन्होंने। एक तो मिलेट्स खाने का तरीका ये है कि मिलेट को आप सुबह जितना भी आपके 1 कटोरी आपने मिलेट लिया उसको आप पहले मिक्सी में क्रश कर लीजिए आधा सेकंड के लिए। क्रश करने के बाद उसको 2-3 बार पानी में निकालिए, उसका जो अंदर मैल होगा वो निकल जाएगा। फिर आप उसको जितना आपने मिलेट लिया उसको 8 गुना पानी में भिगो के रख दीजिए सुबह से शाम तक, 8 घंटे के लिए कम से कम। और शाम को फिर आप उसको पकाइए। तो जब तक वो पानी जो 8 गुना पानी है, जब तक वो पानी सूख नहीं जाएगा आप उसको चलाइए और उसको पानी को सुखाइए और उसको पकाते रहिए धीमी आंच पे। वो इसलिए कि उसमें इतना फाइबर होता है, वो फाइबर जो है उसमें कोर तक होता है मिलेट में, कोर तक, जो उसका कोर है ना अंदर सेंटर पॉइंट, वहाँ तक मिलेट उसमें फाइबर होता है। वो फाइबर को तोड़ने के लिए ये प्रोसेस उन्होंने बताया है, वो रिसर्च किया है उन्होंने। अदरवाइज वो आपको गर्मी कर देगा, हाँ पचेगा नहीं। तो उसके बाद आप उसको शाम को फिर कच्ची हांडी में रख दीजिए, सुबह तक उसको रखा रहने दीजिए कपड़े से ढक के। उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा, एक लेयर आ जाएगी सफ़ेद सफ़ेद, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। वो सबसे बेस्ट है हाजमे के लिए। जापान में ज़्यादातर लोग ज़्यादा लंबी उम्र का रीज़न ही वो ये बताते हैं कि वो सारे फर्मेंटेड फूड्स खाते हैं, हर चीज़ को फर्मेंट करके खाते हैं। और हम कहते हैं वो ख़राब हो गई है, हाँ हाँ, वो फर्मेंटेशन करके फिर सुबह वो चावल की तरह बन जाएगा आपका, उसको आप सब्जी के साथ खा सकते हैं। सबसे बेस्ट फूड है वो। प्रोसेस करने के लिए हमें 2 दिन चाहिए। हाँ, सुबह रोटी बनाने के लिए भी उसका तरीका है उन्होंने, आप यदि यूट्यूब पे जाएंगे तो आप देख लेंगे, उन्होंने बताया तरीका। इसी तरह उसको क्रश करके भिगोइए, शाम को फिर उसको आप मिक्सी में उसको चलाइए और चलाने के बाद फिर उसको उबालिए। उबालने के बाद जब वो सूख जाएगा फिर उसको आटे की तरह मथ लीजिए, मथने के बाद फिर उसकी रोटी बना लीजिए। रोटी बनाने का भी ये तरीका बताया। डायरेक्ट रोटी नहीं बना सकते क्योंकि पचेगा नहीं, नुकसान है उसको। तो ये मिलेट्स के ऊपर हो गया। मिलेट्स भी वो, यदि आपको गेहूं और चावल आप छोड़ के मिलेट पे चले जाएं तो सबसे अच्छी बात है। आजकल तो आपने देखा हो प्राइम मिनिस्टर भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, मोटे अनाज को प्रमोट कर रहे हैं कि हमको मोटे अनाज खाने चाहिए। और किसानों को भी इसके ऊपर कुछ दे भी रहे हैं कि यदि आप मोटे अनाज पैदा करोगे तो हम आपको ये देंगे।
जनरल अवेयरनेस भी बढ़ रही है, ज्यादातर घरों में गेहूं कम करके जी जो आता है वाला जी जी आता है वही खा जी। रहे हैं। गेहूं की जगह मछली। गेहूं तो जैसे कल डॉक्टर साहब बता रहे थे, गेहूं तो चिपकता है अंदर जाके, आंतों में भी चिपकता है, मल बनता है वो। गेहूं में मेहनत से क्या है ना, जी वो जो है उसका भी अच्छा रहता है डॉक्टर साहब। हाँ, जो बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब तो ये है, मैं डॉक्टर नहीं, मैं इंजीनियर हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी है, उस किताब के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम नॉट ए डॉक्टर, ये लोग डॉक्टर हैं। वो शुभम आ गया क्या? बोल लगा देता हूँ। एक मैं कल मैंने आपको 2 वीडियो दिखाए थे। एक तो डॉक्टर BM हेगड़े का था, जिसमें उन्होंने बताया कि दवाई तो बेकार है। उनका उन्होंने पूरा उनका हेडिंग में बताते हैं वो पूरा कि देयर इज नो पिल फॉर एवरी इल, बट देयर इज ए इल फॉलोड बाय एवरी पिल। माने कि हर एक बीमारी का इलाज दवाई तो नहीं है, लेकिन दवाई के बाद बीमारी लाजमी है कोई ना कोई, साइड इफेक्ट की वजह से, आज नहीं तो कल। एक मैंने आपको दिखाया था हार्ट के डॉक्टर का, किस तरह उसने आपको स्पिरिचुअलिटी से ठीक किया। वैसे उसने जबरदस्त वीडियो है वो। सारी बीमारियां हो गई, ये अपने को ठीक नहीं कर सके, चाहे गंगाराम हो, चाहे अपोलो हो, चाहे एम्स हो, सारे अस्पतालों में ये जा चुके, इन्होंने अपने को ठीक नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने अपने को कैसे ठीक किया ये आप इनके मुंह से सुनिए। वहीं से समझ गया क्योंकि मैं खुद इसी लाइन का हूं। उसके बाद क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार डॉक्टर BC गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि भाई यार एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। तो मेरी 488 आई, तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे को डायबिटीज है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये फैक्ट है। मैंने अभी सुना यहाँ काफी डॉक्टर भी बैठे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मेरी तरह के कई हैं ऐसे। पहले मुझे डायबिटीज हो गई 1987 में, मालूम पड़ा। हो सकता है मुझे 5-7 साल 10 साल पहले से हो। जो फैक्ट है मैं वो बात आपके आगे रख रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। फिर वो कहते हैं ना कि खुद क्या करेंगे, चलो यार किसी डॉक्टर के पास, अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो हमारे वहीं कई लोग जानते भी होंगे, डॉक्टर रोमिल छोड़ा है, वो भी मेरी तरह MD मेडिसिन है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। उस टाइम धीरे 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 हर साल बाद जो भी मैं मेडिसिन खाता था उसके करीब महीना 2 महीना मैं अच्छा महसूस करता था। उसके बाद मेरी शुगर फिर वहीं के वहीं आ जाती थी और बढ़ जाती थी। करते करते टाइम निकलता गया, एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान, सब कुछ रखने के बावजूद भी मेरी ये हालत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2008 में, सॉरी 1997 में मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। आज से 21 साल पहले बाईपास सर्जरी हो गई, 3 वेसल डिजीज। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विजय मोहन कोहली, शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे उनके एस्कॉर्ट्स के। तो डॉक्टर विजय मोहन कोहली ने मेरे को कहा कि यार बाईपास सर्जरी होगी तेरी। तो मैंने कहा ठीक है यार। 3 वेसल डिजीज थी मेरे को, तीनों ब्लॉक थी 100%। तो मेरी की उन्होंने रेडियल आर्टरी नीचे से सारा कुछ करके मेरी रिपेयरिंग कर दी उन्होंने। और उस टाइम मेरे को उन्होंने इंसुलिन पे डाल दिया बिफोर 21 ईयर। तो उन्होंने मेरे को इंसुलिन पे डाल दिया, मैं अपना इंसुलिन लगवाई। बाद में वो कहने लगे कि ये बाद में धीरे धीरे हट जाएगी। खैर मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहता उन चीज़ों में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे को डाइमाइक्रोन, मेटफॉर्मिन, ये वो दुनिया भर की मैंने मेडिसिन खाना शुरू किया। और मैं डॉक्टर होकर खुद भूल गया कि मैंने क्या क्या दवाइयाँ खाई। दुनिया भर की मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद सन 2008 में मेरे को धीरे धीरे मेरा पेशेंट की वजह से, मिस्टर विजयवाड़ा को पता है क्योंकि वो 11 सेक्टर में था, मेरा सेक्टर 8 में हॉस्पिटल है। तो मेरे पास रश होता था, काम मैं करता था, मेरा धीरे धीरे गला खराब हो गया। तो मुझे बत्रा हॉस्पिटल लेके गए। मेरी मिसेस कहती है कि चल यार वहां चलते हैं। मतलब डॉक्टरों का भी ये हाल है, आप समझ सकते हैं दवाइयाँ क्या करती हैं, दवाइयों का क्या रोल है हमारी लाइफ में।
तो अब आगे चलते हैं। कल हमने बात की स्वास्थ्य नाशक आदतें, जो अपत्य आहार हम खाते हैं। ये जो डॉक्टर बता रहे थे डिप डाइट के बारे में, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक डॉक्टर विश्वरूप चौधरी हैं जिन्होंने डिप डाइट बनाई है और जो काफ़ी लोगों को ये ठीक कर रहे हैं। ये भी हमारे सिस्टम से मिलते जुलते ही हैं। ये कहते हैं कि 12 बजे तक आप सिर्फ फ्रूट खाइए और 12 बजे के बाद आप सलाद खाइए, और सलाद खाने के बाद आप पेट भर लीजिए। फिर भी यदि आपकी इच्छा है कि भाई एक आधी रोटी खानी है तो आप खा सकते हैं, ये इनका कहना है। और उससे इन्होंने बहुत लोग ठीक किए हैं, और इनकी DIP डाइट जो है वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। पेटेंट है इनका? पेटेंट तो मैं नहीं कह सकता कि है, पर फेमस है, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं इनको। और वही हम भी यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यदि आप इस चीज़ को फॉलो करें और अपने मन को शांत रखें, क्योंकि दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे तो हम स्वस्थ होंगे। जैसे इनका जो है ट्रीटमेंट और यहाँ का ट्रीटमेंट कंबाइन हो करके भी बन सकता है, वही मिलता जुलता है, लेकिन वो उनकी अपनी ईजाद है। हम जो है ये शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए हमारा दोनों का कुछ फ़र्क है। लेकिन ये जो शास्त्र हमको बता रहा है ये भी पूरी तरह से ठीक करता है। हाँ, उन्होंने तो आप अपना बनाया है, लेकिन हम तो जो फॉलो कर रहे हैं तो सदियों से हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो लक्ष्मण शर्मा जी ने इसको स्टडी किया है, स्टडी करके फिर उन्होंने किताबें लिखी हैं, और फिर उन्होंने ज़िंदगी भर इसी काम पे लगाई। फिर उनके जो शिष्य हुए शेषाद्री स्वामीनाथन, उन्होंने 1945 से लेके 2008 तक या 2004 तक दिल्ली में इसका प्रचार किया है। वो बैग उठा के सुबह पार्कों में जाते थे, कभी किसी पार्क में कभी किसी पार्क में, वहाँ लोगों को इकट्ठा करते थे जो सुबह पार्कों में जाते हैं लोग टहलने के लिए, और उनको बताते थे कि आपको कैसे स्वस्थ रह सकते हैं आप। पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी काम पे लगाई। मतलब ऐसे भी लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना लिया था कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताना है कि स्वस्थ कैसे रह सकते हैं हम। तो अपत्य आहार जो स्वास्थ्य नाशक आदतें हमने कल बात की। हम गलत चीज़ें खाते हैं, बार बार खाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं, बिना चबा कर खाते हैं, बिना भूख के खाते हैं, गलत ढंग से पकाते हैं, हल्की सांस लेते रहते हैं, शारीरिक परिश्रम बिल्कुल नहीं करते हैं, सूर्य की किरणें नहीं लगने देते हैं शरीर पर, शुद्ध वायु हमको नहीं मिल रही है, निद्रा का अभाव है, दवाइयों का सेवन है। हर चीज़ में कोई भी जरा सी कोई बात हो जाए उसमें दवाई लेने के लिए चल पड़ते हैं। चाय कॉफ़ी कोला हम नहीं छोड़ पाते हैं। दैनिक जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं, दुष्प्रवृत्तियों का शिकार हैं, दैनिक कार्यों में अरुचि है। ये सब कल ये सब बातें हो चुकी। देन 2 प्रदेश की बात भी हुई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। शरीर की मौलिक आवश्यकताएं हमने बात की क्या हैं। वायु हमें शुद्ध चाहिए, जल शुद्ध चाहिए, आहार जो बताया जा रहा है वही चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, शारीरिक श्रम चाहिए, गाढ़ निद्रा चाहिए। ये शरीर की मौलिक आवश्यकताएं जिससे हमारे सेल्स, क्योंकि करोड़ों सेल से हमारा ये शरीर बना हुआ है, वो यदि स्वस्थ रहेंगे तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा। उनके स्वस्थ रहने के लिए ये सारी आवश्यकताएं हैं जो हमको पूरी करनी चाहिए। प्रसन्न रहना है हमको। आज हम बात करेंगे पंच महाभूत की। पंच महाभूत सभी आप लोग जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि ये प्रकृति जो है पंच महाभूतों से बनी है, और हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। कौन कौन से हैं पंच महाभूत, कोई बता सकते हैं तो बताएं जी। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। यदि ये 5 तत्व से ही हम बने हैं और 5 तत्व में ही हमको मिल जाना है, जब भी हम खत्म होंगे 5 तत्व में मिल जाएंगे। तो यदि इन 5 तत्वों का हम सामंजस्य बना के रखते हैं अपनी डेली लाइफ में तो हम स्वस्थ रह सकते हैं।
इनका सामंजस्य कैसे बनाएंगे? आकाश तत्व पहले यदि हम लें तो आकाश तत्व हमको कैसे मिलता है? आकाश का मतलब क्या है? खाली स्थान। आकाश खाली स्थान है, तो हमारे शरीर में खाली स्थान क्या है? हमारा पेट है। तो आकाश तत्व हमको लेना इसलिए जरूरी है कि उस तत्व की पूर्ति तभी होगी यदि हम उपवास करेंगे। यदि हम उपवास नहीं करेंगे, पेट को हर वक्त हम फुल रखेंगे, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते पीते रहेंगे, तो हमको आकाश तत्व मिलेगा ही नहीं। जबकि आकाश तत्व सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन 5 तत्वों में। वो हम कैसे मिलेगा हमको? कि यदि पहले तो जैसे हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि भाई एकादशी का उपवास करिए, तो कम से कम महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो 2 उपवास तो हम फुल कर ही सकते हैं। उससे हमारी पूरी क्लीनिंग हो जाएगी बॉडी की। यदि हम वो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 16 घंटे का उपवास हम करें। वो कैसे करेंगे? कि मान लिया आपको 6 बजे तक आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप अगले दिन 10 बजे फ्रूट खाएं या कुछ भी खाएं, तो 16 घंटे का उपवास आपका बन जाता है। यदि आप इसको भी फॉलो कर लेंगे तो आपको आकाश तत्व पूरा मिल जाता है। तो आकाश तत्व बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा तत्व कौन सा है आपका? आकाश तत्व के बारे में एक चीज़ और बताना है कि जब आप खाना खाते हैं या हम खाना खाते हैं तो हमको पेट को पूरा ऊपर तक नहीं भर लेना है, क्योंकि वो आकाश तो रहेगा ही नहीं फिर अंदर यदि हमने पूरा ऊपर तक भर लिया। तो जब हमको डकार आती है, जिसको भूख डकार कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पेट खाली है, तो हम कुछ अब खा सकते हैं। तो पेट को पहले तो कोई घंटे 2 घंटे आराम देना है, एकदम नहीं खाने बैठ जाना है डकार आने के बाद। उसके बाद जब खाने लगेंगे तो पेट जब आधा भर जाता है तो हमको एक डकार आती है जिसको हम तृप्ति डकार कहते हैं। यदि वो डकार आपको खाते टाइम वो डकार आ गई है, इसका मतलब आपको पेट कह रहा है कि अब आप खाना बंद करिए, मैं आई एम सेटिस्फाइड, आगे मत खाइए। वो आधा पेट खाली रखना जरूरी है। वो खाली आधा रखना इसलिए जरूरी है कि 1/4 के लिए तो आपको जो पाचक द्रव्य हमारे निकालते हैं, पाचक रस निकालते हैं, उसके लिए चाहिए वो स्थान, और 1/4 वो खाली स्थान चाहिए। यदि वो खाली स्थान नहीं होगा तो जो चर्निंग होती है खाने के बाद, जो हजम होने के लिए, वो नहीं होगी। तो यदि हमने ऊपर तक उसको भर लिया तो वो पूरक डकार एक और आ जाएगी आपको। जब पूरा ऊपर तक भर जाता है उसको पूरक डकार कहते हैं। यदि वो पूरक डकार आपको आ गई तो आपका खाना हजम नहीं होगा। फिर जो आपके पाचक रस निकलेंगे वो गले में आएंगे, पेट में तो जगह है ही नहीं, फिर आपको खट्टी डकार, एक और डकार आएगी खट्टी डकार। तो इसका मतलब वो खाना आपका हजम नहीं होगा, सड़ेगा, गैसें बनेंगी और बिना पचा हुआ वो निकलेगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये आकाश तत्व की ये महत्ता है जो बहुत जरूरी है। उसके बाद वायु तत्व है दूसरा। वायु तत्व माने, वायु माने हवा। वायु तत्व हमको कैसे मिलता है? प्राणायाम, जैसे आज डॉक्टर साहब ने करवाए, प्राणायाम से हमको वायु तत्व मिलता है। खुली हवा में हम सुबह को जैसे टहलते हैं, वॉक करते हैं, पार्कों में जाते हैं, उससे हमें वायु तत्व मिलता है। क्योंकि शरीर, हमारी त्वचा में कितने असंख्य छिद्र हैं, उनको सबको ऑक्सीजन चाहिए, वो भी सांस लेती है। तो जब तक आप उसको शुद्ध वायु नहीं देंगे तो त्वचा हमारी स्वस्थ नहीं रहेगी, तो वो भी एक नुकसान है बहुत बड़ा। तो वायु तत्व लेना जरूरी है। यदि जैसे आप घर में भी आप हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं, आपको वायु तत्व लेना है तो आप पंखा चला के बैठ जाइए कपड़े उतार के, उससे भी आपको मिलेगा। क्योंकि त्वचा को हवा लगनी है, ऑक्सीजन जानी है उसमें। उसके बाद है अग्नि तत्व। तीसरा हमारा अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व सुबह आपको दिलाया गया सूर्य प्रकाश से मिलता है। सुबह शाम की जो धूप होती है, ढलते हुए सूर्य की और उगते हुए सूर्य की धूप यदि आप लें कम कपड़ों में, तो पूरी त्वचा को यदि लग जाए तो आपको पूर्ति हो जाती है अग्नि तत्व की। उसके बाद अगला तत्व जल तत्व है। जल तत्व हमको कैसे मिलेगा? पानी तो हम पीते ही हैं, शुद्ध पानी हमको पीना है, लेकिन हमारी बॉडी जैसे 70% जल कही जाती है कि 70% ही पानी से बनी है, तो उसको भी अलग से भी, पूरी बॉडी को भी जल तत्व चाहिए। तो अभी जैसे हम
वो करवाते हैं, आपका टब बाथ करवाते हैं, पट्टियां लगवाते हैं, पेट की गले की पट्टी आपने लगाई, उससे जल तत्व भी मिल रहा है आपको। जो बॉडी है वो ठीक तो हो रही है, लेकिन साथ में जल तत्व भी मिल रहा है। और साथ में आपको, यदि आप वो टब वाला बाथ टब वाला करेंगे जिसमें लेट जाते हैं पानी में, उससे भी आपको जल तत्व की पूर्ति होती है। पृथ्वी तत्व पांचवा है, जिसकी महत्ता सबसे कम है, लेकिन हम आज के ज़माने में इसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, पृथ्वी तत्व को, जो हम खाने पीने से हमको मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आकाश तत्व और सबसे कम इम्पॉर्टेंट पृथ्वी तत्व। यदि आपने सुना हो तो बहुत सारे ऐसे हमारे ऋषि हुए हैं और अभी भी हैं, जो कुछ भी खाते पीते नहीं है, सिर्फ 4 तत्वों से ही उनका जीवन चलता है, आकाश, वायु, अग्नि और जल। आपने देवरा बाबा का नाम सुना, वो कभी कुछ नहीं खाते थे, मचान पे रहते थे। जो उधर पूर्व के लोग हैं वो तो जानते हैं इन बातों को। हाँ, देवरिया में जो थे। इसी तरह बहुत सारे संत हमारे हुए हैं जो पृथ्वी तत्व लेते ही नहीं है। तो पृथ्वी तत्व में वो ये कहते हैं कि आप पॉजिटिव चीजें लीजिए, कम से कम आपको लेनी है, और पॉजिटिव लीजिए। पॉजिटिव में आपको वही लेना है जो प्रकृति ने हमको दिया है। प्रकृति ने हमको सब्जी और फल ही दिए हैं डायरेक्ट, जिसमें सारे तत्व मिले हुए हैं। उसमें जल तत्व भी है, उसमें आकाश तत्व भी है, उसमें आपका सूर्य तत्व भी है, सब कुछ मिला हुआ उसमें। वो आप खाइए तो आपको अनाज या दूसरी चीज़ें कम से कम खाने की जरूरत पड़ेगी, फिर भी आप 30% में उसको ले सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। तो 5 तत्वों के बाद यदि हम बात करें जीवन शक्ति हमारी, जो हम कह रहे हैं कि जीवन शक्ति को हमको बचा के रखना चाहिए, वो किस तरह, उसका हम नुकसान कैसे करते हैं। जीवन शक्ति का नुकसान हम करते हैं, जो मौलिक आवश्यकताएं हमारी, जो हमने पहले बताई अभी, जो बार बार खाना है और अधिक खाना है, और निद्रा की कमी है, शारीरिक श्रम है, यदि इन चीज़ों को हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो ये जीवन शक्ति का उसमें ह्रास हो रहा है। दवाइयों का सेवन यदि हम कर रहे हैं तो जीवन शक्ति दवाइयों में लग रही है, तो आपको बॉडी में वो कुछ नहीं कर पा रही है। यदि हम उत्तेजक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, जैसे हम चाय में लगे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कोला पी रहे हैं, क्योंकि चाय जो है दूध और पत्ती से बनती है, और पत्ती भी निकोटीन उसमें होता है, वो भी नुकसान करता है बॉडी को। और दूध, जब दूध को हम गर्म कर देते हैं तो प्रोटीन पक जाता है, वो हजम होता नहीं है, वो पचता नहीं है। इसलिए चाय पीने के लिए मनाही की जाती है कि चाय ना पिए। चाय के बजाय आप दूसरे द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पिलाया जा रहा है, जैसे नारियल का दूध आप बना के पी लीजिए। कल जैसे सब्जियों का आपको जूस दिया गया, सब्जियों का जूस पी लीजिए। यदि आपको कुछ पीने की इच्छा है तो फलों का जूस बना कर निकाल के पी लीजिए। प्रतिकूल मानसिक स्थिति यदि है तो उसमें भी जीवन शक्ति लग रही है, खर्च हो रही है जीवन शक्ति हमारी, उसका जो भंडार है वो कम हो रहा है। जैसे हम हीन भावना में है, डिप्रेशन में है, या किसी क्रोध में है, लालच में है, किसी भी चीज़ में है, नेगेटिव चीज़ में है, उसमें जीवन शक्ति लग रही है हमारी। भोग विलासता में हम लगे हुए हैं, उसमें भी जीवन शक्ति हमारी लग रही है। प्राण शक्ति और जीवन शक्ति के बारे में हमने कल बात की। अब यदि हम बात करें कि व्यायाम और योगासन, कुछ व्यायाम इन्होंने बताए हैं जो हम डेली कर सकते हैं। जैसे प्रातः भ्रमण हम करते हैं, वो भी व्यायाम की कैटेगरी में आता है। तेज भ्रमण करें या धीरे से भ्रमण करें, तेज भ्रमण करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेटकर हवा में साइकिल चलाते हैं बच्चों की तरह, वो भी एक व्यायाम है। गर्दन का व्यायाम है। स्कूल में जो व्यायाम कराए जाते हैं वो भी व्यायाम की कैटेगरी में आते हैं, वो भी हम घर पे कर सकते हैं अपने शरीर को हिलाने के लिए। लेटे रहने से, बैठे रहने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ हम शरीर को हिलाएं। उसके बाद जो योगासन उन्होंने बताए हैं इसमें, वो कहते हैं कि कम से कम, जैसे यहाँ पे तो आपको बहुत सारे योगासन कराए जा रहे हैं, 2 घंटे कराए जा रहे हैं, लेकिन शास्त्र ये कह रहा है कि कम से कम आप 10 योगासन तो रोज कर लो अपने घर पे।
जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप कम से कम आधा घंटा तो कर लो, तो आधे घंटे के लिए जो उन्होंने योगासन बताए मेन वो मैं आपको बता देता हूँ। पद्मासन, योग मुद्रा जो ये वाली उन्होंने बताई थी, मत्स्यासन मछली वाला, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, सर्वांगासन, हलासन, शवासन। ये यदि हम 10 आसन भी कर लें और आधा घंटा लगा लें तो हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। और यदि हम उससे ज़्यादा कर लें जितने यहाँ बताए जा रहे हैं, यहाँ तो आपको मैक्सिमम बताए जा रहे हैं कि यदि आपके पास समय है और आप कर सकते हैं तो उनको करें, उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कोई है नहीं बॉडी को। जितना आप बॉडी को खींच लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे, उससे फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। सूर्य स्नान जो हम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये धूप हमको लगानी है। तो यदि आपके पास समय नहीं है सुबह या शाम को धूप लगाने का, तो आप चलते फिरते भी सूर्य स्नान ले सकते हैं। आप काम पे जा रहे हैं, बाहर निकलिए तो सही घर से, तो वो भी ले सकते हैं। आप पेड़ के नीचे बैठकर भी सूर्य तत्व ले सकते हैं। पत्तों द्वारा आप सूर्य के दर्शन कर सकते हैं। जैसे बड़े पीपल का पत्ता होता है, आँखों के आगे लगाइए, सूर्य के दर्शन करिए, उससे आँखों को एनर्जी मिलती है। बंद आँखों पर सूर्य का सेवन जैसे सुबह कराया गया, बंद आँखें करके सूर्य की तरफ देखिए। तो ये कुछ इन्होंने बताए हैं। अब जो एक बात हो रही है कि नींद के कुछ बात थी कि नींद नहीं आती, तो नींद अच्छी नींद आने के लिए कुछ शर्तें उन्होंने बताई, कुछ कंडीशन बताई। यदि हम इन पे ध्यान दें तो हमको अच्छी नींद आ सकती है। पहली शर्त है, मन जो है ना हमारा कुछ ना कुछ करके थका हुआ होना चाहिए। यदि मन की थकावट है तो हमको नींद आएगी। देन दैनिक कार्यों में जो हमने पूरे दिन में काम किए हैं, यदि उससे हमारी तृप्ति है, कोई टेंशन नहीं है, हम सेटिस्फाइड हैं कि हमने आज जो भी काम किए अपने ठीक किए। रात को यदि हम हल्का भोजन ले रहे हैं, पेट हमारा भारी नहीं है, ये भी एक अच्छी नींद आने का एक जरिया है। स्वास्थ्य नियमों का हम पालन कर रहे हैं जो भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। हमारे को कोई मानसिक व्यथा नहीं है, किसी भी तरह का कोई मानसिक टेंशन नहीं है। सोने के टाइम शरीर में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, हमारा मन प्रसन्न है। यदि हम ये चीज़ें हम इनको पूरा कर पाएँ तो हमको अच्छी नींद आ सकती है।